बिग बैंग का हमारे पास क्या एविडेंस है। आज की वीडियो में हम ये चीज़ देखेंगे। तो जो सबसे पहले हमारे पास बिग बैंग के बारे में एविडेंस है वो है एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। बेसिकली अगर हम फार हिस्ट्री में देखें तो पहले ये सोचा जाता था कि हमारा जो यूनिवर्स है वो स्टैटिक है, और एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी यही बताया गया कि हमारा यूनिवर्स स्टैटिक है। दैट्स वाई एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फील्ड इक्वेशन में एक कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट इंट्रोड्यूस किया। लेकिन ये एक डिफरेंट बात है। लेकिन बात समझाने का मकसद ये है कि उस वक़्त लोगों का ये ज़हन था कि हमारा यूनिवर्स स्टैटिक है और हमारी जो अर्थ है ये सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। लेकिन जैसे हबल ने 1929 को टेलीस्कोप में दूर गैलेक्सीज को देखा, तो उनके रेड शिफ्ट को स्टडी किया, तो हबल ने ये कंक्लूड किया कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है, ना कि एक्सपैंड कर रहा है बल्कि एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन हो रही है। तो हबल ने ये बताया कि जो गैलेक्सीज हमसे जितना ज़्यादा दूर हैं वो उतनी ज़्यादा रफ्तार से मूव कर रही हैं। जो गैलेक्सी हमारे पास है वो भी अवे जा रही हैं, लेकिन उतनी रफ्तार से नहीं कि जितनी रफ्तार से वो गैलेक्सीज जो हमसे ज़्यादा अवे हैं। तो उसके बाद जब इस बात की कंफर्मेशन हुई कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, तो अगर हम इस एक्सपेंशन के प्रोसेस को इस तरह इमेजिन करें कि अगर एक बैलून है, बैलून के ऊपर आप 3 डॉट लगाएं, तो जब उसके अंदर आप एयर फिल करोगे तो क्या होगा कि वो जो 3 डॉट हैं वो एक दूसरे से अवे जाना शुरू हो जाएंगे। इट्स जस्ट लाइक कि इस तरह हमारी जो स्पेस है वो एक्सपैंड हो रही है। अब उस जो बैलून की सरफेस है उसको आप हमारा यूनिवर्स समझ सकते हैं और वो डॉट्स को गैलेक्सी समझ सकते हैं। तो वो जो एक्सपेंशन हो रही है वो स्पेस के अंदर हो रही है। तो बेसिकली ये था कि बिग बैंग के अंदर ये प्रिंसिपल था कि अब मसला ये है कि जो बिग बैंग है, अब वो उसका एविडेंस हमें यहाँ से कैसे मिल रहा है। उसका एविडेंस इस तरह मिल रहा है कि अगर इसी स्टोरी को हम बैकवर्ड में रन करें कि अगर कोई चीज़ एक्सपैंड हो रही है तो इसका कोई ओरिजिन होगा। अगर हम इन्हीं इक्वेशन को बैकवर्ड रन करवाएं तो वो जो एक्सपेंशन है वो किसी न किसी पॉइंट से ग्रोथ उसकी शुरू हुई होगी। तो अगर हम बैकवर्ड चाहते हैं तो ये जो एक्सपेंशन हमें नज़र आती है वो हमें ऐसे फील होता है कि जैसे वो एक पॉइंट से वो एक्सपैंड हुई है। तो ये बेसिकली ये जो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स है ये बहुत बड़ा एविडेंस है बिग बैंग का। और उसमें ये था कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेसिकली क्या किया कि फिजिसिस्ट थे, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, उन्होंने स्टेडी स्टेट यूनिवर्स का कंसेप्ट दिया। उन्होंने ये कहा कि इस तरह की जो एक्सपेंशन हैं वो हमारे यूनिवर्स में लातादाद हो रही हैं और हर वक्त हो रही हैं। तो वो उन्होंने जो ये एविडेंस दिया कि हर वक्त हो रही हैं, उसका मतलब ये था कि अगर हमने अपने यूनिवर्स की डेंसिटी को कांस्टेंट रखना है तो वो जो मैटर है स्पेस को जैसे हम इंक्रीज़ करते हैं तो हमारी स्पेस के अंदर जो मैटर है वो डिल्यूट होता जाएगा, मैटर की डेंसिटी। क्योंकि डेंसिटी वॉल्यूम मैस पर यूनिट वॉल्यूम होती है। जैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, अगर मैस इंक्रीज़ नहीं हो रहा तो डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस देखें, मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो स्टेडी स्टेट वाली थ्योरी में वो बात ये कर रहे थे कि इस तरह की एक्सपेंशन हर वक्त हो रही हैं, हर जगह हो रही हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक पॉइंट से शुरू हुआ हो। तो जब हमने मतलब कि उन्होंने कहा कि अगर एक ऐसी चीज़ जो कि आउट ऑफ नथिंग आ सकती है, क्योंकि बिग बैंग आउट ऑफ नथिंग हुआ, तो अगर हम उसको ट्रू मान सकते हैं तो यहाँ पर स्पेस के एक्सपैंड होने से कुछ मैटर हमें मिल रहा है, तो हम इसको क्यों नहीं मान सकते। मतलब कि बिग बैंग थ्योरी को रिजेक्ट करते हुए उन्होंने ये बात की। लेकिन जो बिग बैंग की प्रिडिक्शंस हैं वो
इससे रिकंसाइल नहीं करती। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम सेकंड एविडेंस की बात करें तो वो हमारे पास ये था माइक्रो CMB। तो CMB के अंदर अगर हम देखें तो CMB बेसिकली हमारे यूनिवर्स का प्रिंट है। CMB ये वो लेफ़्ट ओवर लाइट है जो हमें बिग बैंग से मिली। अगर हम इसको इस तरह देखें कि जब हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन अगो हमारे यूनिवर्स में जब बिग बैंग हुआ था, तो अगर हम उसके स्टार्ट के पीरियड में देखें तो स्टार्ट के पीरियड में क्या हुआ होगा कि बिग बैंग थ्योरी ऐसे एक्सप्लेन करती है कि स्टार्ट के पीरियड में टेम्परेचर इतना हाई था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलकर कोई एटम नहीं बना सकते थे, जिसकी वजह से हमारा यूनिवर्स एक प्लाज्मा स्टेट में था और उसकी वजह से हमारा यूनिवर्स अपेक था, मतलब कि लाइट ट्रांसमिट नहीं हो सकती थी। तो क्या हुआ कि जैसे टाइम के साथ साथ हमारा बिग यूनिवर्स का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होना शुरू हुआ, तो एटम की फॉर्मेशन हुई। तो जैसे एटम फॉर्म हुए तो हमारे यूनिवर्स के अंदर लाइट की ट्रांसमिशन होना शुरू हुई। तो वो जो लाइट है आज हमें CMB की फॉर्म में मिलती है, माइक्रो बैकग्राउंड रेडिएशंस। वो जो लाइट या रेडिएशन उस वक्त निकली थी वो CMB की फॉर्म में हमें मिलती हैं। अगर आपने इसको देखना हो तो आप इसको देख भी सकते हैं। कभी आपने एंटीना वाला टीवी यूज़ किया हो तो जब एंटीना के ऊपर कोई स्टेशन नहीं आ रहा होता, उसके ऊपर वो जो डॉट्स आ रहे होते हैं, वाइट और ब्लैक डॉट आपको नज़र आ रहे होते हैं, तो वो बेसिकली CMB है। आप हैरान होंगे कि वो बेसिकली CMB है, वो माइक्रो बैकग्राउंड रेडिएशंस हैं। तो बेसिकली आप अपने टीवी स्क्रीन में बिग बैंग को देख रहे होते हैं, क्योंकि वो जो एंटीना होता है वो असली में उन सिग्नल्स को कैच कर रहा होता है। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं कि ये CMB की डिस्कवरी इस तरह हुई थी कि दो फिजिसिस्ट थे, तो वो बेसिकली एंटीनास के ऊपर काम कर रहे थे। तो उनके एंटीनास के अंदर एक शोर आ रहा था, एक नॉइस आ रही थी, तो वो चाहकर भी उसे रिमूव नहीं कर पा रहे थे। उन्हें लगा शायद ये किसी किस्म का टेक्निकल एरर है उनके इंस्ट्रूमेंट में, लेकिन कॉन्स्टेंटली उन्होंने डायरेक्शन चेंज की, तो उन्हें कहीं से भी अपने एंटीना की डायरेक्शन चेंज की तो उन्हें ये नॉइस हर तरफ से आ रही थी। तो वहाँ से हमें माइक्रो बैकग्राउंड रेडिएशन का पता चला। अब ये जो हमारा बिग बैंग है ये माइक्रो बैकग्राउंड रेडिएशन को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है। और जैसे ये प्रिडिक्टेड एक्सप्लेनेशन बिग बैंग की है कि इतने लाइट ईयर्स, मतलब कि जितना वो पैचेस अगर हम CMB के देखें कि इतने हॉट हैं और इतने कोल्ड हैं, अगर हम टेम्परेचर देखें तो जो लाइट वहाँ से निकली वो अब तक काफ़ी ठंडी हो गई है। जो रेडिएशंस है, हमारा यूनिवर्स का टेम्परेचर है वो ठंडा हो चुका है और वो 2.7 केल्विन है। और ये हमारे बिग बैंग की प्रेडिक्शन है। और स्टेडी स्टेट यूनिवर्स वाला जो कंसेप्ट है वो इस तरह की कोई प्रेडिक्शन नहीं करता, तो बिग बैंग ये करता है। और वो एक्सपेरिमेंटली जब हमने देखा, हमने यूनिवर्स का एस्ट्रोनॉम से यूनिवर्स का टेम्परेचर फाइंड करने की कोशिश की हर डायरेक्शन से, तो उन्हें 2.7 केल्विन ही मिला। तो दैट्स वाई कि हमारा जो बिग बैंग था ये हमें बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिलता है बिग बैंग के बारे में, क्योंकि वही टेम्परेचर जो एक थ्योरी बता रही है वो हमें एक्सपेरिमेंटली भी देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर CMB के पैटर्न में देखें तो वो हमें कुछ पैचेस नज़र आते हैं जो हॉट हैं या कोल्ड हैं, तो उनके अंदर जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो बहुत माइन्यूट्स है, स्मॉल्स है। और जैसा वो CMB पैच प्रिडिक्ट करती है, बिग बैंग भी उसको वेरीफाई भी करता है। तो बिग बैंग उस मैप को वेरीफाई करता है। तो दैट्स वाई कि हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस बिग बैंग के हमें मिलते हैं। तो अगर हम थर्ड एविडेंस की बात करें तो थर्ड एविडेंस हमारे पास है कि न्यूक्लियोसेंसिस। तो न्यूक्लियोसेंसिस ये है कि उसमें अगर हम बिग बैंग की बात करें तो अगर हम स्टार्ट के एरा की बात करें तो वहाँ पर जो प्रोटॉन्स हैं, हाइड्रोजन हैं, ड्यूट्रियम है, लिथियम है, ये लाइटर एलिमेंट्स हैं। तो बिग बैंग कहता है, बिग बैंग उनकी फ्रैक्शंस को प्रेडिक्ट करता है कि इतने फ्रैक्शन में वो थे और फिर यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ, तो उस एक्सपेंशन में क्या हुआ कि इनकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ होती गई। और
बिग बैंग के मुताबिक हमारे यूनिवर्स में 75 या 74% हाइड्रोजन है और 24% हीलियम है। तो अगर हम अपने यूनिवर्स को देखें तो वाकई ही हमें ये अमाउंट नज़र आती है। जब हम एक्सपेरिमेंटली इसको देखते हैं तो हमें अपने यूनिवर्स में इन एलिमेंट्स की अमाउंट इतनी ही मिलती है, और बाकी कार्बन या बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनसे हम मिलकर बने हैं वो बेसिकली स्टार की कोर में पैदा हुए हैं, तो इसलिए उनकी अमाउंट उतनी ज़्यादा नहीं जितनी कि हाइड्रोजन या हीलियम इनकी है। तो ये बिल्कुल बिग बैंग थ्योरी के साथ रिकनसाइल हो रहे हैं। जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है वो वही हैं जो कि बिग बैंग थ्योरी हमें प्रिडिक्ट करती है।